नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और जया है स्टूडियो में और हम यहां पर श्रीलंका के हालात को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। क्या वहां पर आज की सुबह गुट होने वाली है, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। कल वो इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन उससे पहले ही वो देश छोड़कर मालदीव भाग गए। और इस बीच कल प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, लेकिन अब रानिल विक्रमसिंघे पर भी इस्तीफे का जबरदस्त दबाव है। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्यादातर पार्टियां भी रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के पक्ष में हैं। रानिल विक्रमसिंघे आज एक बार फिर सभी पार्टियों के नेता जो है इसको लेकर मिलेंगे और ऑल पार्टी मीट वहां पर होनी है। और इस बीच श्रीलंका में कर्फ्यू हटा लिया गया है। आज सुबह तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। मालदीव गोटाबाया राजपक्षे जो है वो भाग चुके हैं और उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो वहां से आगे के लिए निकले हैं या फिर फिलहाल अभी वहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक मालदीव सरकार से गोटाबाया ने सिंगापुर जाने के लिए प्राइवेट जेट देने की मांग की थी। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर बवाल कर रहे हैं और स्थिति वहां पर चिंताजनक है। ये आप कल की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर पहुंचे थे, काफी उग्र हो गए थे। सेना जो है वहां पर सुरक्षा कर्मियों को आप देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उन्हें छोड़ने पड़े थे। और इस बीच सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और ताज़ा हालात वहां पर इस तरह के बने हुए हैं। श्रीलंका में कोलंबो की तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई, राजधानी की। वहां पर पेट्रोल के लिए सुबह से ही लाइनें लग रही हैं। तो तस्वीरें हैं जो वहां के हालात को बयां कर रही हैं। जहां पर आपने देखा कल प्रदर्शन जहां पर हो रहे थे, ड्रोन से निगरानी उस जगह की जा रही थी और जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर थे। उनको हटाने के लिए वहां की पुलिस और सेना जो है वो कोशिश करती हुई दिखी, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है सड़कों पर कि वो भी कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी कल ये आदेश दिए कि आप जो है स्थिति को नियंत्रण में रखिए, उसके लिए जो आपको करना है वो आप कीजिए। वहाँ पर हमारी सहयोगी श्रीजा MS भी मौजूद हैं कोलंबो से, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका क्राइसिस में आज नए मोड आ गए। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे मालदीव्स भाग गए। वैसे प्रोटेस्ट तो पहले से प्लान था, पर प्रेसिडेंट के भाग जाए की खबर के बाद प्रोटेस्टर्स काफ़ी गुस्से में आ गए। इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे के ऑफिस को भी घेर लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को टियर गैस शेल्स चलाने पड़े। प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने टीवी में मिलिट्री एंड पुलिस को लॉ और ऑर्डर बनाने को कहा है। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अभेवर्धने ने कहा है कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे आज ही अपना रेसिग्नेशन दे देंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोलंबो से श्रीजा, NDTV इंडिया के लिए। तो यहाँ पर श्रीजा को आपने सुना, कोलंबो में ही मौजूद है। और कल देखा गया कि रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी वहां पर जमा हुए थे और जब प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो उसकी चपेट में हमारी रिपोर्टर श्रीजा भी आई। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश हो रही थी। शेजा ग्राउंड पर है, वहाँ से आपके लिए वो तमाम जानकारी और ख़बरें लेकर आ रही हैं। लेकिन मुश्किल हालात हैं वहाँ पर कोलंबो में। आप देखिए सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग हैं और इनको हटाने के लिए जब वहाँ पर कल आंसू गैस छोड़ी गए तो शेजा भी उसकी चपेट में आई, उनको भी परेशानी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद आपके लिए तमाम खबरें वहाँ से शेजा हम तक पहुँचा रही हैं और वहाँ से जो भी अपडेट है श्रीलंका के हालात को लेकर, वहाँ की स्थिति को लेकर, उसकी जानकारी भेज रही हैं। और वहीं श्रीलंका के जो क्रिकेटर है सनत जयसूर्या, उन्होंने NDTV से कहा है कि लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, हमने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। After the 9th
they said that the board said that they will resign, and also the Prime Minister said that on his Twitter also, I think, if I'm not mistaken, he will resign. But the things have changed with the promise they did. The people in this country seems to be not have any confidence with the people who are governing at the moment. So this is why the protest is very clear. It's a peaceful protest started, nothing violent. So still they will continue like the peaceful, because we all ask a protester to be peaceful, not to be violent, and do the peaceful protest much as possible. This is what we have been doing. This is why the Sri Lankan the protest movement is unique, and I hope all the protesters will keep that protest peacefully. तो वजह यही है जया, जो यहाँ पर जयसूर्या बोल रहे थे कि भरोसा नहीं है सरकार में, गोटाबाया में नहीं था, अब उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनमें भी ऐसा लग रहा है कि उन पर भी वहां की जनता भरोसा नहीं जता रही है। उनके भी इस्तीफे की कल जो ऑल पार्टी मीट वहां पर हुई उसमें मांग कर दी गई। बहरहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है, दिन भर आप इससे जुड़ा हुआ अपडेट देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको बताते हैं। ओमान में समंदर किनारे एक दिल दहला देने वाला हादसा देखने को मिला। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग समंदर में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि दुबई में नौकरी करने वाले शशिकांत ईद की छुट्टी पर परिवार के साथ ओमान घूमने गए हुए थे। सभी समंदर किनारे लहरों का मजा ले रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था, काफी खुश थे सभी लोग। लेकिन तभी इस दौरान तेज लहर आई और उनके बेटे और बेटी समंदर में बह गए। बच्चों को जब उस तरह से बहते हुए उन्होंने देखा तो एक पिता जो शशिकांत है उनसे रुका नहीं गया और वो भी समंदर में बच्चों को बचाने के लिए कूद पड़े और तीनों लोग समंदर में समा गए। तो ओमान के तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर यहाँ पर जाते हैं और छुट्टी मनाने के लिए ये परिवार वहाँ पर पहुँचा था। इस बीच 2 बच्चे जब चपेट में आ गए तो पिता भी उन बच्चों को बचाने के लिए कूद पड़े और बहते हुए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये घटना पूरी घटी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले में नदी और नाले इस वक्त काफी उफान पर आ चुके हैं। ऐसे हालात में जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खतरे झेल रहे हैं, उसका सामना करने पड़ रहा है उनको। और नदी को पार करते हुए किस तरह की दिक्कतें हैं उनके सामने और अपनी जान को जोखिम में वो डाल रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में। तो कई जगह पर ऐसे हालात हैं जहां पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये तस्वीर सामने आई जिसमें बच्चों को बड़े बड़े बर्तनों में रखकर नदी पार करवाई जाती है। यहाँ पर ये काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, किन मुश्किल हालात में वहाँ पर लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। सुकमा से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी की रिपोर्ट। पूरे देश में जिस तरह से अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, बस्तर में भी इन दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है हर इलाकों में। और बस्तर के दक्षिण बस्तर के इलाके की बात करूं तो पूरे इलाके में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस दौरान ऐसे अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखें कि मैं इस वक्त सुकमा जिले के पोंगा भेजी के क्षेत्र में हूँ, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से बड़े बर्तन में डालकर उफनते नाले को पार करने की मजबूरी यहाँ ग्रामीणों की है। आप देखें कि ये सुकमा जिले का पोंगा भेजी का इलाका है, जहाँ पे जब ग्रामीणों को इस उफनते नाले को पार करना होता है और साथ ही साथ उस दौरान वहाँ पे छोटे बच्चों को भी उनको इस ओर लाना होता है, तब वो इस तरह से बड़े पतीलों में बच्चों को डालते हैं और फिर 2-3 लोग उसे सहारा देकर इस तरह से उफनते नाले को पार किया करते हैं। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में इस इलाके के सरपंच भी हैं। दादा, ये जो लगातार इस तरह से बच्चे लोग को पानी में ला रहे हैं, तो क्या हमेशा से ऐसे करते हैं कि? हमेशा ऐसे करते हैं, जब नदी यहाँ बना लिया उस समय से गांव भी बचा है। गांव वाले कोई चारा नहीं है कि बारिश के टाइम
बाजार किरलापाल मार्केट करना आना जाना करने के लिए कभी तो लकड़ी का ऊपर बना के डोंगा जैसा तैरवाते हैं, और अभी गुंडी कैसे तैरना सीख गए हैं तो, और गुंडी में बच्चे लोग को सामान और महिलाओं को डाल के पार करते हैं। क्या पुल की मांग की गई है यहाँ पे? पुल की मांग तो बहुत दिनों से गांव वाले भी बोल रहे हैं, और बीजेपी के सरकार काल में भी बोल के देखे पुलिया बनाने के लिए आवेदन भी लिख के दिए थे। रमन सिंह किरलापाल आया था उस टाइम, बाद में कुछ भी नहीं बोले, हम लोग कागज दिए तो अभी तक पुल प्रस्तावित है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तो। प्रस्तावित के लिए लकमा को बोले मंत्री जी को, तो बोला ठीक है बजट आएगा तो मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए बोला है। ग्रामीणों ने पुल की मांग की है, और इस तरह से आप देखें कि इस पतीले में जो है बच्चों को इस तरह से डाल के ग्रामीण इस उफनते नाले को पार करते हैं, और ये इनके रोज़मर्रा की स्थिति है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, जब भी बारिश आती है और उफान पर ये नाला होता है, इसी तरह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करते हैं। मांग की गई है पुल की, लेकिन पुल पर क्या काम हुआ इसकी जानकारी ना ग्रामीणों को है और ना ही सरपंच को। सुकमा जिले से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। और मुंबई और महाराष्ट्र की भी हम बात कर लेते हैं। लगातार यहाँ बरसात से जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो भरकर इस वक्त बहने लगे हैं। नतीजा जो गांव वाले हैं और जो ग्रामीण इलाका है, वहां कई गांव के संपर्क आपस में टूट गए हैं। वहीं मुंबई से सटे वसई में पहाड़ पर हुए भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मानसून में राज्य में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां और नाले उफान पर हैं। ये पैनगंगा नदी में बने सहस्त्रकुंड की तस्वीर है। नांदेड़ और यवतमाल जिले की सीमा पर स्थित ये झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में यही बारिश और उफान मारती नदियां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। 2 दिन से जारी लगातार बारिश से गोंदिया में तिरोड़ा मार्ग पर तो एक सड़क ही बह गई। नतीजा एकोड़ी गांव के पास बन रहे निर्माणाधीन पुल के समीप दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। रायगढ़ जिले के पाली में तुकसई गांव की तरफ जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। भारी बारिश से अंबा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ को देखते हुए पुल पर यातायात बंद करना पड़ा। लेकिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास पहिने गांव में तो हादसे का डर बना हुआ है, क्योंकि पानी में डूब चुके पुल के ऊपर भी लोगों की आवाजाही जारी है। वहीं पालघर जिले के वसई में पहाड़ी पर भूस्खलन से पूरा मलबा नीचे मकान पर जा गिरा। हादसे में 2 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। सुबह हम लोग उठ गए थे 5 बजे और स्कूल जाने के लिए बच्चों को रेडी कर रहे थे, तो नाश्ता कर रहे थे हम लोग। तो वैसे ही एक हवा सी आई जैसे तूफान आता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो हमारी बच्ची बेड पे सो रही थी, ये हमारा घर है, हमारी बच्ची बेड पे सो रही थी। तो इतने में मैंने जब तक दरवाज़ा खोला, उसके बाद देखा कि धड़ाम से ये पहाड़ गिर गया और ये पत्थर यहाँ पे आके रुक गया। ये देखिए, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ के परिसर में जो लोग रह रहे हैं उनको हमने आह्वान किया है और उनको यहाँ से शिफ्ट करके रावलेश्वर महाराज आश्रम राजौली में हम शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी रहने की और खाने का और पानी के पीने का बंदोबस्त किया गया है। मुंबई में भी दिन भर बारिश जारी रही, लेकिन रुक रुक कर, इसलिए जनजीवन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन निचले इलाकों में रह रहकर पानी जमा होता रहा। बारिश लगातार तेज है, हवा भी रह रहकर बह रही है, इसलिए मौसम का जो एक तरह कह सकते बारिश की जो चेतावनी मौसम विभाग की रेड अलर्ट और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट थी, उसका हम असर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि तेज़ बारिश में लोग जो हैं किसी भी तरह से अपने लिए रास्ता बनाते हुए अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हो रही तबाही में मरने वालों की संख्या 89 तक पहुंच चुकी है। कल तक ये संख्या 84 थी। वहीं अब तक 68 लोग जख्मी हो चुके हैं। 7,996 लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कुल 44 घर पूरी तरह से गिर चुके हैं। बाढ़ में 181 पशुओं की भी मौत हुई है। कहीं आफत है तो कहीं राहत। ग्रामीण इलाकों में आफत बनी बारिश मुंबईकरों के लिए राहत बनकर आई है, क्योंकि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 जिलें 56% भर चुकी हैं। वसई से राजा मयाल और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
महाविकास आघाड़ी में दरारें साफ अब दिखने लगी हैं। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा के बयान के बाद ये चीज साफ हो गई है। मिलिंद देवड़ा ने आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सहयोगी शिवसेना पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए शिवसेना ने वार्डों का फिर से निर्धारण किया और कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का अपने अधिकारों के लिए लड़ना गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है तो हम वो खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। और इनके इस बयान के बाद अब सवाल ये बड़ा हो गया कि क्या महाविकास आघाड़ी जो है उसका वो अभी भी बरकरार है और उसको लेकर उसके भविष्य को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा से बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मिलिंद देवड़ा जी। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चिट्ठी में लिखा है, जैसे हम सब जानते हैं बीएमसी एक बहुत बड़ा सिविक बॉडी है, एशिया के सबसे रईस सिविक बॉडी है, शायद बजट बहुत बड़ा है। तो आपका जो चिट्ठी में आपने लिखा है, क्या पॉइंट्स है एग्जैक्टली और कोalition धर्म फॉलो नहीं किया गया, ये आपने क्यों कहा? देखिए, मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे अमीर, सबसे प्रेस्टिजियस महानगर पालिका है। आज बारिश के समय आप देखते हैं कि पॉटहोल्स, हमारे सड़कों पे पॉटहोल्स हैं, बाढ़ आती है मुंबई में। हर मुंबई नागरिक का यही अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा है कि मुंबई महानगर पालिका में गवर्नेंस में सुधार आनी चाहिए, परिवर्तन आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिसीमन का जो एक्सरसाइज किया गया है, मुंबई के कॉरपोरेशन के जो वार्ड्स हैं उनको जिस तरह से आरक्षित किया गया, जिस तरह से बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र का नुकसान हुआ। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना ने किया था, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, यह अनैतिक है। जब आप कहते हैं कि कोalition धर्म का पालन नहीं किया गया, शिवसेना बीएमसी में 25 साल से राज कर रहे हैं और बहुत पुरानी एक राइवलरी है कांग्रेस और शिवसेना के बीएमसी को लेकर, और ये बाला साहेब ठाकरे और मुरली देवड़ा साहब के समय से है। तो क्या हम अब ये मान के चले कि जो एमवीए है, कोalition धर्म का अगर पालन नहीं है तो एमवीए खत्म है, एमवीए इतिहास बन चुका है? देखिए, एमवीए इतिहास बन चुका है या एमवीए का बहुत ही सुनहरा भविष्य है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुंबई का जो अधिकार है, जो संवैधानिक हित है, यदि कोई भी पार्टी हो, यदि वो उस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ने को तैयार है। एंड वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग टू इंश्योर दैट आम मुंबईकर के हाथों को हम मजबूत करना चाहते हैं। आम मुंबईकर का जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मुंबई महानगर पालिका में सुधार लाने के लिए, जो उनका वोट है, उस वोट का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह से संघर्ष और लड़ने को तैयार। एमवीए भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं उसके लिए? यदि किसी ने कोalition धर्म का पालन नहीं किया, यदि किसी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है, तो 100% करने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। अब आप देखिए कि यहां पर सतना जिले की मेहर सीट से अब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में प्रशासनिक अमला बीजेपी को जिताने में लगा हुआ है। मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जो पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां की 3 चरणों में निकाय चुनाव हो रहे हैं और नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स सरपंच का चुनाव हार गया। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? दरअसल चुनाव जीतने के लिए उसने नोट भी बांटे और बहुत से हथकंडे अपनाए। और जब वो नोट चुनाव हार गए तो फिर नोट वापस लेने के लिए लोगों के बीच पहुंचे और इसका जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई यहां पर करती हुई नजर आ रही है।
या पोलिंग अपनी जाते किलो। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। 50,000 दिया था अरे यार मैंने कही क्यों था सब गया तो मैंने जाने दिया था माफी पड़ी। अरे मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे। अरे यार वोट दिया तो दी दिया आला का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है खाली चेताव वाले आया फिलहाल चेताव वाले आया की बात है वोट जीता क्या वोट दिया आया भले नहीं दिया वोट दिया या नहीं दिया मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उस तहत जो है आचार संहिता में जो जो धाराएँ हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे, 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी में जुबैर के खिलाफ कुल 6 मुकदमों की बात सामने आई और हैरानी की बात यहां पर यह है कि इन सभी मुकदमों में एक जैसी धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि आज जुबैर को हाथरस की एक अदालत में पेश किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। जांच आईजी लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट की वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के एफआईआर में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई एफआईआर सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की है और साथ ही गणित से जुड़ी देसी पद्धति को बढ़ावा देने की भी वकालत की है। और तर्क ये है कि गुरुत्वाकर्षण और पाइथागोरस की जो जड़ें हैं वो वैदिक गणित में है। कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश बता रही है। देखते हैं रिपोर्ट। कर्नाटक में शिक्षा के भगवाकरण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि मनुस्मृति को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। If you quote Manuscripti one sentence here, आमतौर पर मनुस्मृति का एक श्लोक किसी एक चैप्टर से पढ़ते हैं, दूसरा किसी और चैप्टर से। ये ठीक नहीं है। हालांकि सबों को ये हक है कि वो चाहें तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़े हुए सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको ले लीजिए, जो ठीक नहीं है उसको हटा दीजिए। बेवजह का विवाद खड़ा करने से क्या फायदा है। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति की वकालत तो की ही है, साथ साथ न्यूटन और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं और देश की प्राचीन अंक प्रणाली जैसे कि भूत सांख्य और कटाप आदि सांख्य पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया है। न्यूटन की थ्योरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें बताया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सा योगदान दिया है, जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर जैसे गणितज्ञ हमारे हैं। हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। संघ संस्थापक हेडगेवार को पाठ्यक्रम में शामिल करने और टीपू सुल्तान का चैप्टर छोटा करने को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब मनुस्मृति और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल। क्या ऐसी सीख देने से बच्चों को नौकरी मिलेगी? हमारा देश आगे विश्व में आगे क्यों बढ़ रहा है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के वजह से। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परमेंट है, हमारे युवा जो है वो काबिल है। और एनईपी से, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी से क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? आप सीखिए, हमारे जो हिंदू पुराण है, जो हमारा इतिहास है, वो सब सीखिए, पर आपको नौकरी मिलेगी आपके वैज्ञानिक मनोभाव से। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है और गणित के कुछ आधुनिक सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं। ये चुनावी साल है, ऐसे में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब 12वीं के बाद कई अहम यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा और इसकी प्रवेश परीक्षा का जो पहला चरण है वो 15 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम से लेकर एडमिट कार्ड तक कई तरह की शंकाएं हैं जो छात्रों के मन में हैं और पहली बार होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में 16 लाख छात्र भाग लेंगे। रविशरण शुक्ला की इस पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जाह्नवी, अजीत, जिव्या जैसे तमाम स्टूडेंट्स के मन में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET को लेकर मन में तमाम सवाल और चेहरे पर तनाव दिख रहा है। परीक्षा को लेकर पहले इनकी शंकाएं समझते हैं। जो डेट थी वो हमें लेट पता लगी, 15th को था, पर हमें अभी 11th को पता लगा कि वो भी रात को आया। कई बच्चों को सुबह भी पता लगा कि डेट कब थी उनकी पेपर की, तो ये प्रॉब्लम है। सर जैसे कि CBSE ने कुछ सिलेबस जो था टॉपिक में डिलीट करवा दिए थे, पर अब सर CUET में सर ऐसा हो रहा है कि वो पूरा हमें दोबारा कवर करना पड़ रहा है। पर जो हमारे लिए जो टॉपिक वो छूटा हुआ था वो सर हमारे लिए नया है बिल्कुल। स्लॉट 1 में जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं और फिर स्लॉट 2 में भी 4 सब्जेक्ट हैं, जिस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें उसके हिसाब से। जैसे मेरा 5 अगस्त को है, उस दिन भी जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज है और 2 सब्जेक्ट हैं। फिर जो 7 अगस्त को है उसमें मेरे 3 हैं, होम साइंस और हिस्ट्री और इंग्लिश। 5 तारीख को एक पेपर है, फिर 10 तारीख को दूसरा पेपर है। अब सारे के सारे एक साथ हमें पेपर हो तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, पजल हो रहा है कि कौन सा हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। स्टूडेंट्स की शिकायतें और सवाल आपने सुने।
अब हम कुछ CUET परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक्सपर्ट से मिलकर इनका जवाब खोजने की कोशिश की। इसी क्रम में हम रोहित वैद्यवान से मिले। वो CUET प्रवेश परीक्षा देने वाले कई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उनका जवाब भी सुनिए। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने GT मांगा है, कुछ ने GT नहीं मांगा है। तो इसलिए जैसे डेफिनेशन इसके बारे में मैंने बात की, DO में गया था मैं, और DO में जाके मैंने भी क्लैरिफाई कि ऐसा कैसे कोई, तो उन्होंने वो अपने उस पे साइट पे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज अपनी मर्जी से चाहता है वो GT ले सकता है और जो चाहे वो नहीं ले सकता। तो NTA ने इस चीज को इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें उसके भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो हिडन रूल्स हैं वो किसके हैं, कॉलेजेस के हैं, जिसमें वो किसी से GT ले रहे हैं कोई कॉलेज, कोई GT नहीं। हालांकि पहली बार ये परीक्षा हो रही है। पहले इसमें 40 से ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल हुए, फिर 90 हो गए। इसके चलते समय समय पर कई नियम में बदलाव हुए। लेकिन UGC चेयरमैन का कहना है कि छात्रों को अगर कोई समस्या है तो हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। 90% छात्रों से उनकी प्राथमिकता वालों शहरों में सेंटर दिया है। NTA आश्वासन देता है कि छात्रों को कोई दिक्कत होने पर वो वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 15 जुलाई से अगस्त तक चलने वाली प्रवेश परीक्षा 500 केंद्रों पर होगी। चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो इसमें इस तरीके की कई सारी शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन UGC के चेयरमैन का जहां तक बात हुई है हम लोगों की, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसके ऊपर में कांटेक्ट करके और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दिल्ली से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु महादेव के दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में खास इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। और आज से ही आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों ने भस्म आरती आज की। कानपुर में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में भोलेनाथ का पंचामृत स्नान किया गया। वहीं दिल्ली में कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालु श्रावण मास के पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि उन्हें NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए बाध्य किया गया था। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में अपने पक्ष में प्रचार करने पहुंचे यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी लड़ाई केंद्र सरकार से है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है, जिस तरह से शिवसेना के सांसदों ने उन पर दबाव बनाए, NDA में राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं मुर्मू, उनको समर्थन देने का ऐलान उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। जहां तक शिवसेना का सवाल है तो आप जानते हैं कि वो पार्टी टूट गई थी, उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके भारत सरकार कई लोगों के लिए एक परिस्थिति पैदा कर रही है जिसमें कि वो विवश हो जाए, कंपेल हो जाए अपना वोट उनको देने के लिए। और अब बात करते हैं संसद की नई शब्दावली की। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान अब बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत और असंसदीय माना जाएगा और इन चुनिंदा शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से ऐसे शब्दों और वाक्यों की सूची तैयार की है और इसे सारे सांसदों को भेजा गया। विपक्षी सांसद इसकी आलोचना कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, शकुनी, भ्रष्ट जैसे शब्दों और मुहावरों पर रोक लगा दी गई है।
और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा सचिवालय के नए बुकलेट में जारी निर्देशों को लेकर कई आपत्ति जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। लिखा है कि अब हम संसद में अपने संबोधन में कुछ बुनियादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शर्मनाक, गाली, धोखा, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड, अक्षम जैसे शब्द, मैं ये सारे शब्द इस्तेमाल करूंगा। मुझे निलंबित कर दे, लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तो एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है डेरेक ओब्रायन की तरफ से। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने लिखा, आपका मतलब है कि मैं लोकसभा में खड़ी नहीं हो सकती और ये नहीं कह सकती कि कैसे एक असक्षम सरकार ने भारतीय को धोखा दे रहे हैं। उनके पाखंड पर किसे शर्म करना चाहिए। यहां पे आपको बता दें कि कई और लफ्ज हैं जया, जिस पर कहा गया है कि इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें आपको एक और जुमला जीवी, उसके बाद कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे राजीव के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। राजीव, क्यों जरूरत पड़ी इस नए शब्दावली की? देखिए, सरकार के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगातार संसद में असंसदीय भाषा का शब्द कह सकते हैं या और मर्यादित वाक्य का इस्तेमाल होता था और इसलिए जरूरत महसूस की ये कि ऐसे शब्दों की एक शब्दावली तैयार किया जाए और पूरे जितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, सारे सांसदों को भेजा गया है कि इन शब्दों के इस्तेमाल से बचे, इन वाक्यों के इस्तेमाल से बचे। लेकिन जो खास तौर से विपक्षी सांसद हैं उन्होंने इस पर कड़ा एतराज जताया है। कहा कि हम ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में है ये हमें हिदायत मत दीजिए कि हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। संसद में पहले भी कार्रवाई के दौरान जब भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो एक्सपंज कर दिया जाता है, यानी बाकायदा मीडिया को जानकारी दी जाती है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है अपने चैनल में न करें। अगर कोई सांसद अगर बोलता है तो उसको आप एक्सपंज कर दे। इसी वजह से अब सांसदों को दिया गया है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका यह भी कहना है कि उनके आवाज को रोकने की और दबाने की कोशिश की जा रही है और किसी भी सूरत हाल में ये बात नहीं मानेंगे। खासतौर जो टीएमसी के सांसद हैं, बात चाहे महुआ मोइत्रा की हो जो लोकसभा की है, चाहे राज्यसभा की जो डेरेक ओब्रायन की हो, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बात कहेंगे और खुल के अपनी बात कहेंगे। जी राजीव, आप इतने वक्त से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं और यहाँ पर अब मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है 18 जुलाई से। क्या इस तरह के शब्दों पर पहले भी कभी आपत्ति संसद के भीतर जताई गई है? धोखा शब्द है, पाखंड है, भ्रष्ट है, या आम बोलचाल की भाषा में आपत्तिजनक किस लिहाज से लग रहे हैं? और ये जो नई शब्दावली आई है इसको गढ़ने में किस किस की भूमिका होती है, कैसे तय होते हैं शब्द? देखिए, इसके लिए बाकायदा लोकसभा जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है, जो सारे विधानसभा हैं उनकी बाकायदा एक बैठक बुलाते, उस दौरान ये मीटिंग में फैसला लिया जाता है और कई प्रक्रिया से गुजरता है और कई बार एक टीका टिप्पणी की जाती है। खास से चेयर की ओर से कहा जाता है कि अगर कोई संसद सदस्य कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करता है तो उन्हें बाकायदा टोका जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने से बचे। उसको बाकायदा एक्सपंज कर दिया जाता है, यानी संसद के रिकॉर्ड में वो शब्द नहीं होता है। कई बार संसद इस तरह की बातें बोल जाते हैं। इवन मीडिया को भी हिदायत दी जाती है कि आप अगर टेलीविजन चैनल में उनका अगर बाइट रन कर रहे हैं, उनके अगर भाषण दिखा रहे हैं तो ऐसे शब्दों को आप एक्सपंज कर ले। तो ये लगातार इस तरह की प्रक्रिया होती रहती है, टीका टिप्पणी होती रहती है। लेकिन विपक्षी सदस्यों को ये लग रहा है कि सरकार की ओर से गैग ऑर्डर पास किया जा रहा है और ये जो मानसून जो सत्र होगा ये काफी हंगामेदार होगा। इस बार कई सारे मुद्दे हैं। यह भी एक मुद्दा है कि जिससे जो सांसदों की हिदायत दी गई है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अग्निपथ मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर, जो चीन को लेकर मुद्दा है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विपक्षी दल जो है सरकार को घेरेंगे। जी शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ बात करते हैं अब नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा कर दी है और साथ ही गणित से जुड़ी देसी पद्धति को बढ़ावा देने की यहाँ पर वकालत की गई है। तर्क ये है कि गुरुत्वाकर्षण और पाइथागोरस की जड़ें वैदिक गणित में, कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश बता रही है। कर्नाटक में शिक्षा के भगवाकरण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि मनुस्मृति को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। आमतौर पर मनुस्मृति का एक श्लोक किसी एक चैप्टर से पढ़ते हैं, दूसरा किसी और चैप्टर से। ये ठीक नहीं है। हालांकि सबों को ये हक है कि वो चाहें तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़े हुए सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको ले लीजिए, जो ठीक नहीं है उसको हटा दीजिए। बेवजह का विवाद खड़ा करने से क्या फायदा है। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति की वकालत तो की ही है, साथ साथ न्यूटन और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं और देश की प्राचीन अंक प्रणाली जैसे कि भूत सांख्य और कटापयादी सांख्य पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया है। न्यूटन की थ्योरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें बताया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सा योगदान दिया है, जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर जैसे गणितज्ञ हमारे हैं। हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। संघ संस्थापक हेडगेवार को पाठ्यक्रम में शामिल करने और टीपू सुल्तान का चैप्टर छोटा करने को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब मनुस्मृति और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल। क्या ऐसी सीख देने से अब बच्चों को नौकरी मिलेगी? हमारा देश आगे विश्व में आगे क्यों बढ़ रहा है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के वजह से। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परमेंट है, हमारे युवा जो है वो काबिल है। और एनईपी से, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी से क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? आप सीखिए, हमारे जो हिंदू पुराण है, जो हमारा इतिहास है, वो सब सीखिए, पर आपको नौकरी मिलेगी आपके वैज्ञानिक मनोभाव से। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है और गणित के कुछ आधुनिक सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं। ये चुनावी साल है, ऐसे में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में निकाय चुनाव हो रहे हैं। नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स सरपंच का चुनाव हार गया। आप कहेंगे इसमें क्या नया है? दरअसल चुनाव जीतने के लिए उसने नोट बांटे। फिर से लोग कहेंगे इसमें नया क्या है? अब आगे बताइए आपके नया इसमें ये है कि उन्होंने जो नोट बांटे बावजूद उसके वो हार गए, और जब हार गए तो उसके बाद उसकी वसूली करने के लिए जो नोट उन्होंने बांटे थे उसके वसूली अभियान के लिए वो निकल पड़े। ये वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो गया। पुलिस ने उस पर मामला दर्ज कर लिया है। देखते हैं रिपोर्ट। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। 50,000 दिया था मैंने। अरे यार मैंने कही क्यों था तो मैंने जाने दिया था माफी पड़ी। अरे मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे। अरे यार वोट दिया तो दी दिया, आना का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है। खाली चेताव वाले आया बात फिलहाल चेताव वाले आया बात है। वोट जीता क्या? अरे वोट दिया या भले नहीं दिया, वोट दिया या नहीं दिया, मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उस तहत जो है आचार संहिता में जो धाराएँ हैं उसका
उल्लंघन किया जा रहा है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे, 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के वैशाली जिले की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, जहां राघोपुर से ये तस्वीर आई। एक महावत की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अपने हाथी के साथ वो नदी, गंगा नदी यहाँ पर काफी उफान पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लहरों के बीच में वो फंसा हुआ है, लेकिन हौसला हारा नहीं इस महावत ने, और कैसे तैसे आखिरकार इन दोनों की ही जान बच गई। महावत अपने हाथी समेत गंगा नदी की तेज धाराओं में फंस चुका था। आगे बढ़ना, पीछे हटना, सब कुछ मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और हाथी की पीठ पर बैठकर नदी को पार करने की ठान ली थी। कई बार ऐसा लगा कि तेज बहाव शायद दोनों को बहा ले जाएगा, लेकिन आखिर में महावत और उसका हाथी नदी के दूसरी तरफ अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो देश के कई राज्य पिछले काफी दिनों से बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। गुजरात के नवसारी की भी तस्वीरें आई, जिसमें कई दिनों से यहां पर लगातार बरसात हो रही है और बारिश से नदियां यहां की उफान पर हैं, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। जगह जगह जल भराव हो चुका है, कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम बता दें नवसारी की ही है, गुजरात में, और यहाँ पर घरों में, दुकानों में भी पानी घुस चुका है। आठ राज्यों में ज्यादा असर इस वक्त मॉनसून का देखने को मिल रहा है। 500% ज्यादा बारिश गुजरात में बताया जा रहा है अब तक हो चुकी है, और लगातार बारिश से गुजरात में कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी वो खतरे के निशान से ऊपर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां अकोला में कई जगह पानी भर गया। लोगों को बचाव दल बड़ी मुश्किल से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है, और ऐसे में बचाव दल की भी मुश्किलें काफी बढ़ जाती है। जिस तरह से प्रकृति अपने रौद्र रूप में है और लगातार बरसात हो रही है, जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में लोगों को निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियों और नालों में उफान दिख रहा है। पैनगंगा नदी से बने सहस्त्र कुंड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां नांदेड़ और यवतमाल जिले की सीमा पर स्थित ये झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं और सेल्फी भी लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस दौरान ये समझना होगा कि अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नदियां, नाले सभी उफान पर हैं। और ये महाराष्ट्र के भंडारा के तुमसार की तस्वीरें, जहां एसडीआरएफ टीम का राहत और बचाव का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में मंदिर में फंसे 15 लोगों को बचाया है। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का काम छिनने से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो हजारों महिलाएं हैं वो इस वक्त मुश्किल में है। कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई कर्ज चुकाने के लिए कुछ और काम कर रहा है। पूरे मामले में महिला बाल विकास मंत्रालय ने चुप्पी साधे हुए है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरिया जिले की मंजू गोस्वामी आंगनवाड़ी में रेडी टू ईट पोषण आहार के आपूर्ति का काम करती थीं, लेकिन अब काम छिन गया है। घर के आर्थिक हालात खराब हैं।
कहती हैं जो वितरण का काम मिला है और गणित साथ नहीं चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोली थी कि मैं हर महिला समूह को महिला समूह का काम मैं नहीं छीनी हूँ, काम उन लोग को मिलेगा और 15 रुपये के दर से देंगे। लेकिन अभी हम लोग को जब अनुबंध के लिए बुलाया गया तो उसमें 1 रुपये किलो लिखा था सर, और 1 रुपये किलो में अनुबंध कराए हैं, और चूँकि ना 2 महीना का हम लोग का जो सप्लाई की उसका भी 1 रुपये नहीं मिला है। अच्छा, 1 रुपये में अनुबंध पे काम करेंगे तो कितना बचेगा? सर हम लोग के पास नहीं बचेगा, क्योंकि 30 क्विंटल हम लोग सप्लाई करते हैं तो उसमें 1 रुपये के हिसाब से 3,000 होगा, तो एक बार में तो होगा ही नहीं, 2 बार गाड़ी करेंगे तो 6,000 हो गया, तो अपने घर से लगाना पड़ेगा। उर्ला के मोर मितानिन स्व सहायता समूह की कल्पना पाटिल ने रेडी टू ईट निर्माण की मशीनों के लिए 9 लाख रुपए का कर्ज लिया। मंत्री मौन हैं, कल्पना बोल रही हैं, अपनी परेशानी बता रही हैं। हमारे समूह के ऊपर 9 लाख का कर्ज है, जिसके लिए हमने अभी आवेदन किया हुआ है। नगर निगम बीरगांव में हमको लोन देंगे करके बोले हैं, 2,40,000 का हम लोन ले रहे हैं ताकि कुछ तो हम पटा पाएँ। 15 रुपये किलो के हिसाब से आप वितरण करेंगी और आप लोगों को वितरण का ही 15 रुपये किलो दिया जाएगा। बात फिर आ गई 1 रुपये पे, वो तो मौन धारण कर ली हैं, इस पे ऊपर कुछ कहती भी नहीं है। बीज निगम ठेकेदारी के इस पे कुछ महिलाओं को बरगला के उनको दे दिए हैं, इसका कोई अनुबंध भी नहीं हुआ है। स्व सहायता समूह सरकार से नाराज हैं। मंत्राणी जी का कहना ये है कि हम लोग रोजगार देने का ठेका लेकर नहीं रखे हैं, लेकिन मैं उनके संज्ञान में ये डालना चाहूँगी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना जिसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कार्य को, पूरा पोषण आहार वितरण के कार्य को जो महिला बाल विकास से जुड़ा हुआ है उसको महिला समितियाँ, महिला मंडल या क्षेत्रीय महिला संगठन ही करेगा। इस कार्य को स्पष्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये 2014 का निर्देश है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग ने राज्य की 1680 महिला स्व सहायता समूहों से आंगनवाड़ी में रेडी टू ईट पोषण आहार सप्लाई का काम नवंबर 2021 में छीनकर छत्तीसगढ़ एग्रोटेक और पीबीएस कंपनी को दे दिया था। उस वक्त मंत्री जी का तर्क था कि पहले महिला समूह को 13 रुपए किलो का लाभ होता था, लेकिन वितरण के कार्य में 15 रुपए किलो की दर मिलेगी, जिसका लाभ महिलाओं को ही होगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद मात्र 1 रुपए किलो रेडी टू ईट वितरण पर अनुबंध कराया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह नाराज हैं। महिलाओं को तो जो 13 रुपया पर किलो मिलता था वो 15 रुपया मिलेगा, तो उसमें महिलाएं क्यों विरोध करेंगे? उनको तो 2 रुपया ज्यादा मिलेगा। महिला बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुपोषित करने का, हमारा उद्देश्य मानव उसको विकास का नहीं था। हमारा उद्देश्य बच्चों को अच्छा उनको पोषण, उनको आहार मिले, अच्छी पौष्टिक हर चीजें मिले, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कार्यक्रम। विपक्ष कह रहा है वो महिलाओं का साथ देगा। एक उद्योगपति को मदद करने के लिए हजारों हजार हमारी बहनें जो काम करती हैं रेडी टू ईट में, महिला समूह, उनको बेरोजगार किया। सबसे बड़ा अच्छे से चल रहा था, काफ़ी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी कर लिया था। एक स्व सहायता समूह हैं, उनको ये सारे सामान खरीदने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है। उसके बाद एक अच्छे खासे तरीके से काम करने वाली संस्था को बंद करके महिलाओं को बेरोजगार करके एक अरबपति करोड़पति ठेकेदार को रेडी टू ईट का काम देना निश्चित रूप से सरासर गलत है और उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। मामले में मंत्री जी ने हमें वक्त दिया, बंगले में घंटों इंतजार करवाया, लेकिन फिर अपना पक्ष देने कैमरे के सामने आई ही नहीं। महिला बाल विकास मंत्री ने जो वादा किया था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मंत्री खामोश हैं, जिसकी वजह से महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं नाराज हैं और आने वाले वक्त में मंत्री को आईना दिखा सकती हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए और बताइए किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई, जहां उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है, सेना को खुली छूट मिल गई है। दूसरी खबर है 8 राज्यों में बारिश का कहर है, 22 नदियां उफान पर। तीसरी खबर संसदीय भाषा की एक नई बुकलेट को लेकर हो गया है बवाल। चौथी खबर पाकिस्तान के पत्रकार का दावा, बीजेपी के निशाने पर हैं हामिद अंसारी। पांचवी और आखिरी खबर सावन से जुड़ी हुई, जो इस महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है सावन की, और कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी जोर शोर से हैं।